ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट 2 के अंदर आपको मैंने बेसिक सिखाया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज, राइट। एलपीजी वगैरह क्यों था एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट। सो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका था, इन्फ्लेशनरी प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए थे, देन ह्यूज डेट बर्डन हो गया था इंडिया में, एंड पब्लिक सेक्टर बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स थी जो लॉस में थी, राइट। एंड प्लस दूसरे भी कुछ चेंजेस है, कंपटीशन था नहीं अच्छे से प्रॉपर तरीके से, और रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे प्राइवेट सेक्टर पे, राइट। एंड इंडिया ने आईएमएफ से 7 बिलियन, राइट, 7 बिलियन करोड़ का, 7 बिलियन आई थिंक सो, हाँ, 7 बिलियन करोड़ का उसने लोन लिया आईएमएफ से। एंड आईएमएफ ने कहा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करो अपने कंट्री की, राइट। तो इसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसको हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और जिसको हम लोग इवन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, 1991, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यहाँ पे आपके ऐसा दिया हुआ है, करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, बट करंट वैसे चेंज हो गया है, और भी ज्यादा कंपनीज एक्ट वगैरह में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में चेंजेस आ गए हैं। 2013 इट्स अ न्यू कंपनीज एक्ट एक्चुअली। तो यहाँ पे आपके बुक में अभी तक वही है, दैट इज अ करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, मतलब वही जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के बाद जो चेंजेस आए थे इंडस्ट्री। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो हम लोग इसको एज अ करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज जुलाई 1991, ओके। सो एलपीजी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हम लोग बोल सकते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एल प्लस पी प्लस जी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए कि प्रेजेंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और करंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे पहले उसको हाईलाइट करें, क्योंकि देखो ये ना आपके आंसर में पूछा जाए, ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछते ही है पेपर के अंदर। तो हमें आपको हाईलाइट भी करवा रही हूँ कि कैसे लिखना है, क्या करना है, इस तरीके से कंटेंट इसके अंदर पूरा का पूरा कवर हो जाए। मतलब छोटे छोटे हाईलाइट्स बता दे रही हूँ ताकि आप लोग उसी को आंसर को अच्छे से बढ़ाकर लिख कर। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है सबसे पहला टू स्ट्रक्चरल चेंज, टू चेंज इन द स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी, ऐसा भी हम लोग सकते हैं, चेंज इन द स्ट्रक्चरल efficiency, that was also the objective, to increase the competition, then third one आपको यहाँ पे बताया है to maintain the productivity and provide its advantage and raise employment, मतलब काट फाट के increase the productivity and employment. फोर्थ वन यहाँ पे आपको बता रहे हैं कंपटीशन आ गया, वही बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना है, और पीछे बस दैट्स इट, बस इतने ही बताए हैं जस्ट। हाँ, इन्फ्लेशनरी प्राइसेस को कम करना, हाँ प्राइसेस कम करना वो भी एक था, प्राइसेस रिड्यूस करना एंड टू इंक्रीज द कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल, एक ये चीज थी, हाँ ना। तो मैंने एक शॉर्ट में लिखा है टू इंक्रीज द कंपटीशन सिंपली, ओके। देन आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि क्या क्या कंसीडर किया गया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर, ओके। तो नेक्स्ट चीज
चीज आ जाएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे बताया हुआ है दैट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को क्या किया गया था, सिंपली कैंसल किया गया था, क्योंकि आपको पता है 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी उसके अंदर हर एक प्राइवेट सेक्टर जो भी होगा उसको, जो भी कंपनीज वगैरह एस्टैब्लिश होगी उसको लाइसेंसिंग लेना बहुत जरूरी था। तो इसमें क्या किया गया, वो कैंसिल आउट किया गया और सिर्फ कुछ रेयर कंपनीज पे जो एक्सप्लोजिव्स या फिर कोई केमिकल्स पे काम अगर करती है कोई कंपनी, उनको ही लाइसेंसिंग लेने का, बाकी सब जो कंपनीज थी उनको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ नाम बताए हैं कि 18 इंडस्ट्रीज को यहाँ पे रिमूव किया गया, उन इंडस्ट्रीज का। 18 इंडस्ट्रीज में कोल, लिग्नाइट, शुगर, वाइन, एनिमल फैट, कॉस्मेटिक्स, सिगरेट, कार, प्लाईवुड, मेडिसिन, हार्मफुल केमिकल्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, न्यूज़प्रिंट एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इन सब पे क्या कर दिया, लाइसेंसिंग पॉलिसी हटा दी। देन अपने हाथ में क्या रखा, रेलवे, एटॉमिक, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में मेनली ये तीन तो रखे इन्हीं को, कि भाई इन तीनों में प्राइवेट सेक्टर को कोई एंट्री नहीं है। तो रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड दिस डिफेंस, ये तीन चीजें, राइट। फिर यहाँ पर इवन फॉरेन अर्निंग्स भी बढ़ा दी गई। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिमूव कर दिया, रिमूव द इंडस्ट्रियल लाइसेंस। फ्रॉम 18 इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चीज बताई कि पब्लिक सेक्टर पीएसयूज में अभी सिर्फ और सिर्फ क्या रखा, रेलवे, मोस्टली डिफेंस एंड एटॉमिक। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैं नीचे कर दूं, उसके बाद यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का परसेंटेज बढ़ा गया, बढ़ाया, इंक्रीजेस। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का परसेंटेज पहले 26% जितना था, 25-26%, लेकिन उसको फिर 49%, 51% इवन किया गया। ठीक है, तो इवन बहुत कुछ किया गया इसके रिलेटेड, बैकवर्ड एरियाज में भी, रूरल बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्रीज का बेनिफिट हो सके उसको भी प्रायोरिटी किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट की गई भाई आपकी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया गया 51%। ठीक है, कर सकते हैं इजीली। फिर इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग भी काफी अच्छा, थोड़ा बहुत उसमें भी फ्रीडम दिया गया। सो इंसेंटिव्स, हाँ भाई इसमें था कि इंसेंटिव टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, अगर फॉरेन टेक्नोलॉजी खरीदते हो तो भाई सरकार आपको क्या देगी, इंसेंटिव्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेगी उसके रिलेटेड। फिर है फॉरेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही, क्योंकि इंडस्ट्रीज जैसे मेटालॉजिकल इंडस्ट्रीज है, जो भी स्टील, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन सबको टेक्नोलॉजी असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी फैसिलिटी, हेल्प वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। वो सारी चीजें इसके अंदर बताई है। और हाँ बस इतनी एक दो चीजें आप मेंशन करो। और टेक्नोलॉजी मोबिलिटी, मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर तो मैं आपको बता ही रही हूँ ना कि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में मोस्टली क्या था, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर। तो ये सब आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये सब चीजों को बढ़ाया गया, मतलब ये पॉलिसी के अंदर कवर किया, राइट। फिर अगेन यहाँ पे वही चीज बताई है,
FDI भी, इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाई गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, बढ़ा दी गई। फिर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर रिलेटेड बताया, तो वो लिस्ट मैंने आपको बताया कि वो कम कर दी, अपने अंडर में अब 3 और बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जिसको प्राइवेटाइज, मतलब जो 6 यूनिट्स थी ना इसमें पब्लिक सेक्टर में, उनको क्या कर दिया, या तो प्राइवेटाइज कर दिया, राइट, और पूरे के पूरे तरीके से मतलब डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, पूरा का पूरा सेल कर दिया, या तो पार्शियली किया, या गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ इंडस्ट्री कुछ कंपनीज को क्या किया कि उनकी मैनेजमेंट खुद के हाथ में रखी और शेयर्स बेच डाले, ऐसा सब कुछ भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज के साथ हुआ। तो ये चीज भी हुई बहुत ज्यादा प्राइवेटाइज। फिर इवन MRTP एक्ट जो था उसको भी रिमूव करके क्या किया गया, कंपटीशन एक्ट लेकर आए। ये सब चीजें ना मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, लेकिन करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी यही सारी चीजें बताई हुई है, राइट। तो वही है, अब वो भी चीजें थोड़ी बहुत एडअप करके लेकर आओगे ना तो भी चलेगा, इसमें कोई वांदा नहीं है, क्योंकि MRTP में क्या था, बहुत सारी लिमिट्स थी और मोनोपोली नहीं होने देना है और बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह सब कुछ था, तो उसको हटाकर सीधा कंपटीशन एक्ट ले आए, ठीक है। और फिर स्टेप्स आफ्टर 1991, यहाँ पे ये चीज बताई हुई है पूरा का पूरा, ये जो मैंने लिखा है पर्टिकुलरली, जैसे कंपटीशन एक्ट, ये एलिमिनेशन ऑफ MRTP एक्ट किया गया, और इसका इम्प्लीमेंटेशन, कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 2009 में किया गया। जैसे GST, आपको पता है GST, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है ना, उस वक्त से GST का प्रोसीजर चालू है, उस वक्त से। क्या भाई हम लोग है ना टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल मेथड कर ले, एक ये चीज भी मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, टैक्स स्ट्रक्चर क्या कर दिया, सिंपल बना दिया। और इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई और इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ WTO। ये चीज भी आपको लिखनी है, मेंबर ऑफ WTO इन 1995, ये चीज भी आपको मेंशन करनी पड़े, क्योंकि अब जो भी ट्रेड सारे चलेंगे, जितने भी रूल्स एंड ऑल और ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे बिटवीन द कंट्रीज एंड ऑल, वो अकॉर्डिंग टू द WTO होंगे। सो ये सब चीजें एक्चुअली बनाई गई। इवन मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें भी यहाँ पे नोट डाउन की, ठीक है, जनरली। और जो मैंने आपको बोला GST, वो उस वक्त से सोच रहे हैं कि भाई हम लोग कंट्री में GST लाए और इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर भी एकदम सिंपल बना दे, इजियर बना दे, वन नेशन वन टैक्स, ऐसा करें। लेकिन हुआ नहीं। ये चीज पॉसिबल हुई कब, 2017 में GST फाइनली क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। तो अब ये चीज पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि GST इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे थे ये 1991 से, लेकिन उसका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन 2017 में हुआ। जैसे कंपटीशन एक्ट बन तो गया था 2002 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन 2009 से होने लगा। इस तरीके से आप चीजें बता सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे वही चीजें बताई है, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पे खत्म हो जाती है आपकी करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बस। और फिर मैं आ जाती हूँ सीधा एग्रीकल्चर पॉलिसी पे, एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया पे। यू नो कि इंडिया इज नोन एज एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री, यस और नो? आपको क्या लगता है, इंडिया इज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन और एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, क्या है इंडिया, बताओ, टेल मी। एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर, व्हाई इंडिया इज नोन एज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी, ऐसा क्यों? टेल मी। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? क्यों इंडिया को एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री कहा जाता है आज भी? पहले भी इंडिया को वही कहा जाता था, इवन before the British rule, during the British rule, and even after the British rule, India is known as agriculture economy, agriculture oriented. Why? Can you tell me? ऐसे क्या वजह है? ऐसा क्या एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस है? बताओ, डिस्कस करो यार। डिस्कस करोगे ना तो दिमाग में फिट हो जाएगा। लर्न करने की जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है। आज लेक्चर समझा, सीधा एग्जाम में जाके लिखोगे ना, लिख पाओगे आराम से। डिस्कस करना बहुत जरूरी है, मेरे साथ तो स्पेशली। बताओ मेरे को, थोड़ा सा आइडिया, कुछ थोड़ी बहुत चीजों का, व्हाई इंडिया इज नोन एज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी। पहले से हमने एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दिया है, इंडस्ट्रीज को दिया था, पर उतना एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ा और उतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। डेवलपमेंट हुआ पर उतना भी नहीं हुआ, इसलिए फिर हमने एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया। अच्छा, एग्रीकल्चर हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई? और इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंस क्यों देना चाहिए? ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, इसलिए नेशनल इनकम बढ़ सके देश की, इस वजह से। सबसे पहली चीज तो अगर मैं शुरू करूं तो यहाँ पे चीज आती है कि एंशियंट टाइम से हमारे देश की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज, मतलब ऐसा समझ लो 70% आज के टाइम पे भी 65 to 70% लोग रूरल एरिया में रहते हैं, एंड देयर मेन लाइवलीहुड इज एग्रीकल्चर, इज फार्मिंग, एंड a different type of allied activities like a poultry farming, cattle rearing, animal husbandry, dairy, horticulture. So ये सब चीजें ही वो लोग करते हैं, बिकॉज इंडिया पुराने जमाने से, एंशियंट टाइम से ही फार्मिंग में, स्पाइसेस में, हमारे जो क्रॉप्स वगैरह होते थे, हमारे फूड ग्रेन्स वगैरह जो होता था, वो इंडिया का बहुत अच्छा था, और इंडिया एज अ गोल्डन बर्ड कहलाता था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते थे, और इसी वजह से तो अट्रैक्ट होके ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, बिकॉज इंडिया was good in agriculture farming also, India was good in handicrafts items also, ये सब हाथ से बनी हुई चीजें, एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल, ये सब चीजें बहुत अच्छी थी इंडिया की। बट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में एंटर हुए, 190 साल उन्होंने हमारे देश पे राज किया, रूल किया, और उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया, क्या किया ब्रिटिशर्स ने? आपको क्या कहानी पता है? आपके दिमाग में क्या है कहानी? इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी, बिकॉज हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, फूड ग्रेन्स को नहीं, पर इंडस्ट्रीज को डेवलप। हाँ, हमारे देश में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया कि खुद के देश में इंडस्ट्रीज उनकी थी, उनको बढ़ावा देना था? यस, उनको देना था। उनको खुद के देश में, उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, ये सब चीजें चाहिए था, और इंडिया को फोर्सफुली फूड ग्रेन्स की जगह पे उन्होंने कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए उत्साह, फोर्स किया, प्रेशर डाला।
Cash crops are those crops which are directly used as a raw materials in industries, right? For the commercial purpose के लिए जो use किया जाता है, it can be called as a cash crops, right? तो इंडिया क्या बन के रह गया? इंडिया तो खाली सप्लायर बन के रह गया. किस चीज का सप्लायर? रॉ मटेरियल का सप्लायर्स भाई. एक्सप्लॉइटेशन. आपने लगान मूवी नहीं देखी? लगान मूवी में दिखाया तो है हर चीज. यस और नो? यस. देखिए किस तरीके से टैक्स कलेक्शन है, क्या है, वो सब चीजें उसमें अच्छे से मेंशन किए. किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है, किस तरीके से फार्मर्स की कंडीशंस होती है, किस तरीके से वो लोग मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं, किस तरीके से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पैटर्न मेथड्स यूज करते हैं वो लोग. और पहले के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन करते थे, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्शन करते थे. बट आफ्टर ब्रिटिश रूल क्या हो गया, पर्टिकुलरली सॉरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या हो गया, कमर्शियल पर्पस के लिए होने लगा. एंड आपने बहुत सी ऐसी मूवीज इसके ऊपर रेडी हुई है, अगर आपने देखी हो. क्रांति मूवी मनोज कुमार की, उसके अंदर भी वो ब्रिटिशर्स का किस तरीके से वो रूल होता था, किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट करते थे ये पुअर पीपल्स को, किस तरीके से वो मारते थे, जबरदस्ती करवाते थे, लेबर्स ट्रांसफर करते थे, माइग्रेट करते थे. वो हर चीज उसमें दिखाई है, हर चीज अच्छे से दिखाई है. सो ये सब मूवीज एंड ऑल में दिखाया जाता है ये पुराने टाइम का. बट आज के टाइम पे भी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे कंट्री की एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, लेकिन तभी भी हमारे को जीडीपी कलेक्शन इतना नहीं हो रहा है फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर. ओनली 14% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर. अगर 100% हमारी नेशनल इनकम है, जीडीपी है, तो ओनली 14% comes from the agriculture sector. Why? ऐसा क्यों है? Because मैं करंटली बात कर रही हूँ उस चीज के ऊपर. आज भी इस तरीके से ही हाल है. जब इंडिया को एग्रीकल्चर देश कहा जाता है, तो सरकार ने 1956 में पीसी महालानोबिस के सजेशन के ऊपर इंडस्ट्रियलाइज क्यों किया देश को? जब आज ऑस्ट्रेलिया भी तो डेवलप है ना, ऑस्ट्रेलिया भी तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है, देन ऑल्सो वो डेवलप कंट्री है. तो इंडिया क्यों नहीं है? इंडिया की आज भी इतनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वहां पे, मतलब इतने सारे लोग वहां पे डिपेंडेंसी है. जब आप देखते हो कि हमारे देश में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, देन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों को रूरल एरिया में ही देखने को मिलते हैं. And the living standard is very low, per capita income is very low. Nowadays also they are using the traditional methods of farming. Why so? What is the reason behind it? क्या हो सकता है रीजन इस चीज के पीछे? Can anyone tell me कि फार्मर्स की इनकम लो क्यों है? अगर फूड ग्रेन्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, अगर हमारे सबको सब कुछ खाना, इतनी जो पॉपुलेशन है हमारी देश की, इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, सबकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, बट फार्मर पुअर क्यों है आज भी? क्यों है हमारे देश, हमारे इंडिया को गरीब देश कहा जाता है? व्हाई सो? जब इतने सारे लोग डिपेंड है, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14% क्यों है? What are the reasons responsible for it? Can anyone tell me? क्या हो सकता है रीजन? आपको कुछ आइडिया हो उसके रिलेटेड? पहले आप मुझसे डिस्कस करो और फिर मैं बताऊंगी आपको ऐसा क्यों, जब देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या उस पर्टिकुलर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एंड देन ऑल्सो ओनली 14% contribution to GDP from primary sector. Why so? आपको क्या लगता है क्या चीजों की कमी है? क्योंकि हम लोग सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज
इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं इस वजह से सिर्फ, कि कोई और रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? टेल मी। यार मेरे साथ डिस्कस करोगे ना तो मजा आएगा तुम लोगों को, मैं तुमको और ज्यादा बताती जाऊंगी उस चीज के रिलेटेड। डिस्कस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ मैं ही बताती जाऊं नो। एक दो रीजंस आप बता सकते हो। देखो मेन चीज यहाँ पे ये क्या है कि बिकॉज यू आर लिविंग इन अर्बन एरिया, राइट? और कभी आपने नोटिस किया, कभी आप ट्रैवल करते हो, कभी आपने गांव की हालत देखी? आपको सिर्फ, आप अर्बन एरिया से बाहर निकलते हो, सिर्फ आपको खेतर 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 ही मिलते हैं। जस्ट प्रोडक्शन तो जबरदस्त का हो रहा है, सब चीजें देख रहे हो आप। देन ऑल्सो वाई 14% ओनली कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी? So is there mistake in the calculation of the GDP, or what are the other reasons, or any other reasons responsible for it? Government policies. Government policies, yes. Defective government planning, this is one of the most important reason responsible. Yes, of course, because in India the psychology of the poor people like भगवान हमको जितना देंगे हम लोग उस चीज में सेटिस्फाई हैं। They were praying for the monsoon, कि हाँ भी बारिश पड़ो तो हमारा कुछ हो सके। कोई इरिगेशन मेथड्स, कोई पैटर्न, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। जमींदारी सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने निकाली थी, आज भी वही जमींदारी सिस्टम है कि बड़े बड़े जो जमींदार है, जो लैंडलॉर्ड्स है, वो तो कल्टीवेशन करते नहीं है, सारा का सारा इनकम तो उन लोगों के पास जाता है। तो पुअर और मार्जिनल फार्मर, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, वो लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ऐसा सब एक्सप्लॉइटेशन है ना फार्मर्स के साथ। जो बड़े बड़े जमींदार है, क्या करते हैं वो लोग? जमीनें भाड़े पे देते हैं किसी स्मॉल फार्मर को, किसी मार्जिनल फार्मर को। वो लोग कल्टीवेट करते स्मॉल फार्मर्स लैंड पे, और उनको रेंट देना पड़ता है। एंड द रेंट क्या देंगे? रेंट, वो पैसा तो देंगे नहीं, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन दे देना पड़ता है। फायदा किसको हुआ? लैंडलॉर्ड्स, बड़े जमींदार, शाहूकार लोगों को, मीडिएटर्स को। फार्मर्स के पास तो गोडाउन नहीं है, रखेंगे कहाँ पे क्रॉप? कहाँ रखे क्रॉप? तो वेयरहाउस फैसिलिटी नहीं है, मजबूरन उनको सस्ते रेट पे बेचना पड़ता है। एंड दे डोंट हैव इवन द नॉलेज ऑफ द मार्केट, नॉलेज ऑफ द प्राइसेस, व्हाट प्राइसेस आर एक्चुअली देयर इन द अर्बन एरिया और इन द मार्केट। क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, क्या डिमांड है? दे डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट बिकॉज दे आर इलिटरेट, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। मैं आपको बताऊं, आप अगर मुझे बोलो कि भाई फार्मर्स को जाके हम लोग ट्रेनिंग दे, हम लोग करें, कर रहे हैं ना, सरकार कर तो रही है, लेकिन बीच वाले जो करप्टेड मिनिस्टर्स है, उनके थ्रू ये सब कुछ हो रहा है ना, उनका क्या करें हम लोग? इतना जो करप्शन इंडिया में बढ़ा पड़ा है, और फिर भी इंडिया को एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशन बोला जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इधर फोकस तो इंडस्ट्रीज को किया जा रहा है, और ग्रोथ तो सर्विस सेक्टर का हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है सर्विस सेक्टर में, फोकस किया जा रहा है इंडस्ट्रीज को, और इंडिया को बोला जाता है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी। क्या बात है भाई, ऐसा ही हाल है इंडिया का, क्या बताऊं मेरे को। और आपको मैं बताऊं, इस सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, जमींदार सिस्टम को हटाओ, जो फार्मर है जो कल्टीवेट करेगा उसको लैंड दो, हर एक फार्मर के पास कुछ लिमिट ही लैंड होनी चाहिए, लैंड सीलिंग एक्ट, ये सब कुछ निकाला, लेकिन इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द करप्शन। बिकॉज ऐसे नमूने हमारे पास बड़े बड़े जो ये शाहूकार और ये बिग फार्मर्स और ये जो इनके फार्मर्स के लीडर बन के घूमते रहते हैं, करप्टेड सबके सब, बस लीडरशिप में आगे बढ़ना है, हम सब कुछ है, हम रैलियां करेंगे, हम ये करेंगे। अरे प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो ना अपने,
कुछ सोचो, कुछ नया करने की कोशिश करो, नॉट एट ऑल। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया मिड 1960s में आया, लेकिन सिर्फ 2-3 स्टेट्स में, कुछ क्रॉप्स में खाली, बाकी कहाँ है ग्रीन रिवॉल्यूशन भाई? Green revolution, that is the use of pesticides, use of chemical fertilizers, use of irrigation, proper irrigation, use of machinery. इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स डेवलप की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इसकी एग्जाम्स होती है, आपको पता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सब कुछ किया गया है। नाबार्ड, that is the national bank for the agriculture and rural development, regional rural banks, खेती बैंक, हर एक बैंक डेवलप की गई है उनको फार्मर्स को लोन देने के लिए, वो भी एकदम कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम से कम जितना कम हो सके उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आरबीआई उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, लेकिन फार्मर्स के पास ऊपर का दिमाग तो होना चाहिए ना, उनके अंदर भी तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना, क्या भाई हम लोगों को कुछ करना है, बस लीडरशिप आगे लेकर आनी है। कुछ समझ में नहीं आता उन लोगों को, बिकॉज दे आर इलिटरेट। अभी भी तो यही कर रहे हैं ना, फार्मर्स प्रोटेस्टिंग जो चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे को बताओ, क्या होगा रिजल्ट इसका? कुछ नहीं होने वाला भाई। एमएसपी के लिए एमएसपी निकाला सरकार ने, निकाला था इस चीज के रिलेटेड, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस भाई। इवन सरकार ने वेयर हाउसेस भी सेटअप किए हैं, स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, ऊपर का जो लेवल है गवर्नमेंट का, वो तो सब कुछ करता है ना, हर चीज करता है। गलती कहाँ पे हो रही है? मीडिएटर्स जो करप्टेड है। रेवेन्यू तो जाता है इतना हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड जाता है, लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं, आई थिंक 1 ईयर अगो मैं इवन, देखो मेरा गुजरात पूरा घूमा हुआ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड आई थिंक सो मैं पंजाब वगैरह सब जगह मैं होकर आई हूँ, ट्रैवल किया है मैंने, और मैंने रूरल एरियाज देखा है। आज भी उनकी जो जिंदगी है ना, उसमें इतना ज्यादा चेंज नहीं आया है। जो रूरल डेवलपमेंट के पीछे पड़े रहते हैं ना, हाँ भाई रूरल डेवलपमेंट, उनको बैंकिंग हैबिट होनी चाहिए, उनका सेविंग्स प्रमोट करना है, जनधन योजना निकाली, मनरेगा लॉन्च किया, भाई इतना सब कुछ तो कर रहे हैं, हर चीज सरकार ऊपर से सब कुछ कर रही है, लेकिन मेन इम्प्लीमेंटेशन पे जहां पे आती है बात, क्यों टॉयलेट एक प्रेम कथा आपने मूवी नहीं देखी, किस तरीके से मीडिएटर्स करप्टेड है, सब दिखाया ही तो है, रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड ये सब चीजें। एक्ट तो बहुत सारे पास किए जाते हैं, बहुत सारे। लोन हम लोगों से लेती है सरकार, कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोगों को कोई बैंक देती है, यहाँ के उनको एकदम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है फाइनेंसिंग, मनी लेंडर्स। लेकिन तो भी वो लोग मनी लेंडर्स जिस तरीके से पहले के टाइम पे इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लॉइट करते थे, मैनिपुलेशन करते थे, बहुत ज्यादा ओवरड्यूज हो जाते थे, कर्जे पे कर्जा चढ़ता जाता था, दैट इज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। आज अगर तुमने 2 दिन के लिए पैसा दिया है, अगर इस चीज का तुमने लौटाया नहीं, चलो भाई और एडिशनल इंटरेस्ट। पहले के टाइम पे बहुत सारा होता था, इवन अभी के टाइम पे भी ये सब चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे गाँव में। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में मैं कुछ साल, मैं छोटी थी तब भी मैं महाराष्ट्र गई थी, तब भी बुलोक कार्ट्स के थ्रू ही प्रोडक्शन किया जाता था शुगर केन का, बिकॉज महाराष्ट्र में शुगर केन का अच्छा खासा प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ होता है, मैं देखकर आई हुई हूँ वहां पे, तो होता था। आज भी बुलोक कार्ट से यूज हो रहे हैं, ट्रैक्टर्स यूज नहीं हो रहे इतने ज्यादा, वही पुराने मेथड्स, कुछ नए मेथड्स इरिगेशन के इतने सब कुछ डेवलप हो गए हैं, तो उसको अप्लाई करे तो प्रोडक्टिविटी बढ़े ना। लेकिन जमींदारी सिस्टम कहाँ जाए मेन तो, क्योंकि लैंड तो रेंट बेसिस पे, रेंटल है। तो मुझे बताओ, अगर आप अपना मकान रेंट पर लोगे तो आप क्या सीलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग सब कुछ करवाओगे क्या अपने घर में? नहीं करवाओगे ना। बस उनको, वो लोग भी क्यों कुछ इनोवेशन करे, कुछ क्यों नया लॉन्च करे, कुछ किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, वो क्यों करे? बिकॉज देखो, एक तो हमारे इंडिया में हर वेदर क्लाइमेट कंडीशंस बहुत प्रेफरेबल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए।
सॉइल फर्टिलिटी इतनी अच्छी है हमारे पास, लेकिन तो भी बहुत सारे रीजंस एक्चुअली है। दैट इज भले बोला जाता है भाई एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग का, लेकिन तो भी आज भी इशू है उस चीज का। तो मैंने आपको बस शॉर्ट में बता दिया ना, ग्रो कर रहा है हमारे इंडिया में सर्विस सेक्टर, फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, और इंडिया को बोला जाता है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया। सर्विस सेक्टर में लोग कम, पैसा ज्यादा, नेशनल इनकम सबसे ज्यादा वहां पे 56%। इंडस्ट्री में लोग ठीक है नॉर्मली है, और नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन भी 26-24% जितना कुछ है। एंड एग्रीकल्चर में मैं आपको बताऊं, आप भी आप गूगल आउट करोगे ना, तभी भी आपको 49% मिलेगा। 49% लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, एंड ओनली 14% contribution to the GDP. So this is actually the condition of India. एग्रीकल्चर पॉलिसी में ये सब जमींदारी सिस्टम हटाओ, लैंड सीलिंग एक्ट ले आओ, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रमोट करो, एंकरेज करो, सब चीजें करो। मॉडर्न एग्रीकल्चर, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स सब्सिडाइज रेट पे देती है सरकार, एकदम लो रेट पे। तभी भी आपको मैं बताऊं, हमारे देश में 1 हेक्टर पे सिर्फ और सिर्फ आधा किलो जितना, सिर्फ 0.5 kg जितना पेस्टिसाइड्स यूज होता है, जबकि अमेरिका आप देख लो, जापान आप देख लो, 7 किलो, 14 किलो, 6 किलो, इतने क्वांटिटी में यूज होता है पेस्टिसाइड्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे यहाँ पे नहीं। सो these are actually the reasons, क्योंकि मतलब जो भी रिफॉर्म्स वगैरह ले आए कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन ले आना चाहिए, ये सब करना चाहिए, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी आपके सामने ही है इंडिया की कंडीशन। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरव्यू जस्ट दिया एग्रीकल्चर पॉलिसी का। सो यहाँ पे वही टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में वही सब चीजें बताइए, ग्रीन रिवॉल्यूशन 5 चीजें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इम्प्रूव सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स एंड ऑल, और इवन सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी होता है आजकल, लेबोरेटरी में टेस्टिंग होता है वही सॉइल का, सॉइल फर्टाइल है नहीं है, कौन से न्यूट्रिएंट्स है नहीं है, सब चीजें होती है आजकल के टाइम पे, सब चीजें। बट देन ऑल्सो